हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यावसायिक संप्रेषण पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आई बटन में भी दे दूँगी, आप आसानी से उसे चेक कर सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए हो, मुझे अपना सेमेस्टर और किस सब्जेक्ट पर आपको चाहिए है कमेंट करिएगा। आगे उस पर भी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुति के किस भाग को छोटी और स्पष्ट इकाई में विभाजित किया जाना चाहिए। द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रोकन इनटू शॉर्ट एंड क्लियर यूनिट्स। मेन, मिडिल, अपर या फिर लोअर। तो प्रेजेंटेशन जो कि आपकी प्रस्तुति है वो क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन का ही, मौखिक कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रस्तुति का जो मुख्य भाग होता है, जो मेन पार्ट है जिसमें आप अपनी मेन सब्जेक्ट या मेन टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तभी क्या होगा, आपका जो संदेश प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, वो आसानी से आपकी बात को समझ पाएगा। क्योंकि जब तक संदेश स्पष्ट और सरल भाषा में नहीं होता है, सामने वाला व्यक्ति उस संदेश को उसी अर्थ में समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ संप्रेषण करने के लिए कार्यात्मक समन्वय महत्वपूर्ण है। फंक्शन कोऑर्डिनेशन इज वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कम्युनिकेटिंग विद। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन कोऑर्डिनेशन यानी कि कार्यात्मक समन्वय क्या होता है। तो कार्यात्मक समन्वय होगा कि एक साथ जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो आपस में हमारे जो कार्य हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी हम काम को सही ढंग से कर पाएंगे। तो वो कब हमारे लिए आवश्यक होगा, जब हम अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ, यानी कि जो जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ काम कर रहा है, एक ही स्तर के, एक ही लेवल के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच जो काम हो रहा है वो समकक्ष हो जाएगा। तो कार्यात्मक समन्वय महत्वपूर्ण हो जाएगा संप्रेषण करने के लिए समकक्ष व्यक्तियों के साथ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संचार का लाभ। एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस। सेव टाइम, सेव मनी, परमानेंट रिकॉर्ड या फिर नीट एंड क्लियर। तो यहाँ पर जो आपकी सेव टाइम होता है तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि डायरेक्टली आपको जो बात कहनी है सीधी सीधी आपने फ़ोन के थ्रू कह दी या सामने से प्रेजेंटेशन दे दी, तो वो ज़्यादा आपका टाइम उसमें सेव होता है। मनी भी आपकी ओरल कम्युनिकेशन में ज़्यादा सेव होगी। परमानेंट रिकॉर्ड जो होगा, स्थायी रिकॉर्ड, तो जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसका स्थायी नहीं होता, लेकिन जो आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है उसका परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास एज ए प्रूफ रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में स्पष्टता निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। द क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन शुड बी अचीव्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से किया जाए कि वो आसानी से स्पष्ट हो, क्लियर हो। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऐसे शब्द चुनें जो छोटे हों, परिचित हों और संवादी हों, यानी कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो आसानी से सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए। भावी वाक्यों और अनुच्छेदों का निर्माण करें, यानी कि जो पैराग्राफ्स बनाएं या फिर जो सेंटेंसेस बोलें वो क्या हो, इफेक्टिव हो। उपयुक्त पठनीयता प्राप्त करना, अचीव्ड अप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी, यानी कि पढ़ने में वो आसानी से समझ में आ सके, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये चारों ही पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहानुभूतिपूर्ण संचार में जांच की जाती है, भावनाओं का जवाब दिया जाता है यानी कि उत्तर दिया जाता है, व्याख्या की जाती है या फिर सलाह दी जाती है। तो जो सहानुभूतिपूर्ण संचार होता है वहाँ पर क्या होगा, भावनाओं का जवाब दिया जाता है कि कोई व्यक्ति है, कोई दुखी है, किसी तरह की उसको प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उसको समझाया जाता है, उसके इमोशंस का, उसकी फीलिंग्स का रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता और ग्राहक के बीच संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन ए सेलर एंड ए कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो जो विक्रेता और ग्राहक के बीच, यानी कि जो सेलर और कस्टमर होता है, उसके बीच जो कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो हो जाता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना सभी प्रकार होते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इमोशनल बैरियर्स, इवैल्यूएशन टेक्निक्स या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जो आपका लिसनिंग है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सारे प्रकार जो होंगे वो हो जाते हैं संचार कौशल के, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं यानी हैं वो आपकी इन चारों पर डिपेंड करती हैं। जितने अच्छे से आप इन चारों का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश रिज्यूमे या सीवी को पहले क्या कहा जाता था। डैश डैश इज द ओल्ड फैशन टर्मिनोलॉजी फॉर रिज्यूम और सीवी।
यहाँ पर बायोडाटा, एप्लीकेशन लेटर, पर्सनल डिटेल्स या फिर नन। तो जो आपको रिज्यूमे सीवी था उसको पहले हम कहते थे बायोडाटा। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन पहले के टाइम में कुछ और वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता था, अब उसके लिए कुछ और वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि इसी में रिज्यूमे या सीवी है, पहले इसको हम बायोडाटा कहते थे, अब इसको रिज्यूमे या सीवी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूमे फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है सारांश, निष्कर्ष, विश्लेषण या फिर परिणाम। तो जो रिज्यूमे है वो आपका फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिज्यूमे जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया, लैटिन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, कुछ भी पूछा लिखा रह सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें फ्रेंच से लिया गया है। तो उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है समरी या फिर सारांश। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन ए ग्रुप डिस्कशन? स्पीकिंग फैक्ट्स, आस्किंग क्वेश्चंस, स्पीकिंग फास्ट या फिर स्पीकिंग विद क्लियरिटी। तो फैक्ट्स तो बोलना ही चाहिए। जब फैक्ट्स आप नहीं बोलेंगे तो अपनी बात को कैसे सही ढंग से सामने रख पाएंगे। दूसरा है आस्किंग क्वेश्चन। बिल्कुल प्रश्न पूछना अच्छी बात होती है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तभी क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। फिर आपका स्पीकिंग विद क्लियरिटी, जब आप स्पष्टता के साथ बोलेंगे तभी तो सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ पाएगा। तो उसके बाद जो आपका स्पीकिंग फास्ट है, अगर आप बहुत तेज़ी से बोलेंगे तो क्या होगा, आधे वर्ड सामने वाला आपके समझ ही नहीं पाएगा, जिससे कि ना वो समझ पाएगा ना ही कम्युनिकेशन का कोई भी ऑब्जेक्ट आपका पूरा होगा। तो यहाँ पर जो स्पीकिंग फास्ट है उससे हमें बचना चाहिए जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हों। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।